चलिए आज हम देखेंगे डिसीज़ फिलेरियासिस के बारे में। नेक्स्ट डिसीज़ फिलेरियासिस, जिसको अपन कॉमन में एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाथ और पैर ऑर्गन सूज के इतने बड़े हो जाते हैं एलिफेंट के पैर की तरह। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटाइसिस। सो फिलेरियासिस इज़ कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वॉर्म्स निमेटोड्स। मतलब ये फिलेरियासिस जो होता है ये बारीक धागे के जैसे निमेटोड से होता है। So these nematodes parasites are transported from person to person via mosquito bite. So ये जो फिलेरियासिस के निमेटोड्स है ये एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में जाते हैं थ्रू द मॉस्किटो बाइट। कि जब मच्छर काटता है तो जैसे अपन मलेरिया में देखा था, सेम मलेरिया की जैसा इसमें है। तो मलेरिया में खाली कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम था, इधर कॉजल ऑर्गेनिज्म निमेटोड है, लेकिन जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है। सो फिलेरियासिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स। फिलेरियासिस के 3 प्रकार है। पहला लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जिसके अंदर लिम्फ नोड मोटे होते हैं। जो ऑर्गन पे इन्फेक्ट होता है उस हिसाब से फिलेरियासिस के 3 टाइप हुए। तो एक टाइप को बोलते हैं लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जिसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम, जो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में देखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होती है और उसके अंदर लिम्फ नोड होते हैं, तो वो मोटे हो जाते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लिम्फेटिक फिलेरियासिस। दूसरा है सबक्यूटेनस फिलेरियासिस। सबक्यूटेनस यानी कि स्किन के अंदर, कि ये स्किन के अंदर होता है इसका एक्यूमुलेशन। ये जो निमेटोड्स जो है स्किन के नीचे बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सबक्यूटेनस फिलेरियासिस। और ये होता है, एग्जांपल है लाओ, दैट इज़ स्पेसीज, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है मानसोनेल्ला स्पेसीज। और तीसरा टाइप है सीरस कैविटी फिलेरियासिस, यानी कि पेट के अंदर का कोई पार्ट, एब्डोमेन के अंदर के कोई पार्ट के अंदर इन्लार्जमेंट हो जाएगा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस निमेटोड्स। के पेट के अंदर के कोई पार्ट के अंदर ये निमेटोड जमा हो जाएंगे, और ये निमेटोड का जमा होने की वजह से वो उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे सीरस कैविटी फिलेरियासिस। और इसका भी कॉजल ऑर्गेनिज्म यही है, दैट इज़ मानसोनेल्ला स्पेसीज। तो हियर वी विल सी द लिम्फेटिक फिलेरियासिस। तो ज़्यादा करके जो होता है वो लिम्फेटिक फिलेरियासिस होता है, तो इसके लिए अपन लिम्फेटिक फिलेरियासिस डिटेल में देखेंगे, जिसको अपन एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। तो इज़ कॉज्ड बाय द वर्म दैट इज़ वुस्टेरिया बैंक्रोफ्टी। तो ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है मेन है उसका वुस्टेरिया बैंक्रोफ्टी। दूसरा है ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टिमोरी। ऐसे 3 इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है, बट द मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म इज द वुस्टेरिया बैंक्रोफ्टी। ये उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म। अभी उसके साइंस एंड सिम्टम्स, कि इस बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स में होगा पहले एडिमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। मतलब एडिमा, सूजन आ जाएगी, थिक हो जाएगा स्किन, या फिर कोई टिश्यू बॉडी का एक पार्ट उसके अंदर सूजन आ जाएगी। नेक्स्ट है वुस्टेरिया बैंक्रोफ्टी इफेक्ट द लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट, स्क्रोटम एक्सेट्रा। कि ये जो ऑर्गेनिज्म का एक्यूमुलेशन होने की मेन स्पेसिफिक जगह ज़्यादा करके लेग्स के पैर के अंदर अपन देखे होंगे, हाथी पाए जिसको अपन मराठी में बोलते हैं, तो वैसे ये लेग्स के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है। कभी कभी हाथ के अंदर भी होता है, ब्रेस्ट के अंदर भी होता है, और स्क्रोटम के अंदर भी होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्क्रोटम, टेस्टिस की जो स्किन कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, उसके अंदर भी एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो इन लिम्फेटिक फिलेरियासिस worms infect lymphatic system and causes enlargement of lymph vessels and nodes। तो ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये वर्म्स लिम्फेटिक सिस्टम में बैठ जाते हैं, और इसके कारण लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर के जो लिम्फ वेसल्स है और लिम्फ नोड है उनकी साइज़ बढ़ जाती है। सो दिस इज़ एलिफेंटाइसिस एंड लिम्स आर swollen लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंट। तो इसी को अपन एलिफेंटाइसिस बोलते हैं, जिसके अंदर पैर वगैरह इतने मोटे हो जाते हैं जैसे कि एलिफेंट के पैर के जैसे दिखते हैं। सो लिम्फेडिमा दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन टिश्यू कॉजेज स्वेलिंग। और फिर बाद में जब लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर ये
वॉर्म्स बढ़ जाएंगे तो वो वेजल्स के अंदर का फ्लो बराबर नहीं होगा और वहाँ पे लिम्फ जमा हो जाएगा, जिसके कारण उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, जिसको बोलेंगे लिम्फेडिमा। नेक्स्ट सिम्टम है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील दैट इज टेस्टिस आर इनलार्ज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन टेस्टिस। कि हाइड्रोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मेल्स के अंदर जो टेस्टिस रहते हैं वो टेस्टिस का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड भर जाता है। कि जो टेस्टिस रहते हैं उसके अंदर के लिम्फ नोड ब्लॉक होने के कारण वहाँ पे लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो भर जाता है, इसके कारण टेस्टिस की साइज़ बढ़ जाती है और दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोसील। ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स। तो नेक्स्ट वी विल सी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये बीमारी एक से दूसरे इंडिविजुअल पे कैसे फैलती है। सो वोस्चेरिचिया बैंक्रोफ्टी, ये जो पॉजल ऑर्गेनिज्म है, इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग बाय फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो। कि ये मलेरिया के जैसे मैंने बोला कि ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने को दोनों होस्ट लगेंगे, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो जो मलेरिया के अंदर था वो था एनाफिलस मॉस्किटो, लेकिन फ्लेरेसिस फैलाने वाला जो मॉस्किटो रहेगा वो स्पेसीज है क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फिलेरियसिस फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अदर ह्यूमन बीइंग। सो द लार्वी एस्केप मॉस्किटो, कि ये इसका जो मॉस्किटो रहता है, मॉस्किटो के अंदर जो छोटे लार्वी रहते हैं वो निकल कर मॉस्किटो बॉडी एंड अराइव टू द ह्यूमन स्किन। कि मॉस्किटो के अंदर से निकलकर ये लार्वी ह्यूमन बीइंग के स्किन के अंदर आ जाते हैं जब मच्छर काटता है तो। सो दे पेनिट्रेट द स्किन, अंडरगोज टू मोल्डिंग बिफोर दे बिकम एडल्ट एंड सेटल इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जब ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर आ जाते हैं जब मच्छर काटता है तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर ये 2 स्टेजेस कंप्लीट करते हैं और ये फिर बाद में एडल्ट बन जाते हैं, जहाँ फिर जाकर ये ह्यूमन बीइंग का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर पूरे सेटल हो जाएंगे। सो इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी एज लॉन्ग एज 8 to 16 मंथ। कि ये इन्फेक्शन होने से लेकर डिसीज़ हुए तक का जो अवस्था है, जो पीरियड है, वो 8 महीने से 16 महीने की हो सकती है। मतलब एक बार आज मच्छर काटा है तो वो 8 महीने जल्द से जल्द या फिर 16 महीने के बाद एलिफेंटेसिस होगा। सो दैट मच पीरियड इज़ कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड, तो जो कि ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मोड ऑफ इन्फेक्शन फ्लेरेसिस का समझने के लिए अपन ये स्टेप्स देखेंगे कि एडल्ट निमेटोड्स इन ह्यूमन बीइंग, कि जो जिस इंडिविजुअल को एलिफेंटेसिस हो गया है जिसके अंदर ये निमेटोड्स है, वो एडल्ट निमेटोड्स ह्यूमन बीइंग के अंदर स्मॉल वॉर्म्स बनाएंगे। कि छोटे छोटे वो मिलियंस ऑफ वॉर्म्स बनाएंगे। कि जो इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल को समझो एलिफेंटेसिस है तो वो इंडिविजुअल के अंदर जो निमेटोड्स है वोस्चेरिचिया बैंक्रोफ्टी के, वो क्या करेंगे, लाखों छोटे छोटे वॉर्म्स बनाएंगे जो कि फर्स्ट स्टेज वाले रहेंगे। और इस फर्स्ट स्टेज वाले वॉर्म्स का नाम है माइक्रोफिलरी। तो ये माइक्रोफिलरी किसके अंदर बन जाएंगे, जो इंडिविजुअल को ऑलरेडी एलिफेंटेसिस है, हाथी पाए है, जिस इंसान को ये बीमारी है उसके अंदर ये माइक्रोफिलरीज बन जाएंगे, वही वॉर्म्स बना देंगे, छोटे छोटे वॉर्म्स बनाएंगे। अब ये माइक्रोफिलरी कहाँ रहेंगे, पेशेंट के ब्लड के अंदर रहेंगे। लेकिन ये पेशेंट को जब कोई मच्छर काटेगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो काटेगा, तो वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर ये ब्लड के साथ साथ वो माइक्रोफिलरीज इंटर हो जाएंगे और ये मॉस्किटो के पेट के अंदर जाके उसके इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाएंगे और इंटेस्टाइन के अंदर से जाकर थोरैसिक वॉल में चल जाएंगे। और इस रास्ते में इतना उसके पीरियड में पेट में इंटेस्टाइन में जाके थोरैसिक वॉल में आए तक वो थोड़ा टाइम लेंगे, रेस्ट लेंगे, और इस रेस्ट के टाइम पर वो अपने 2 स्टेजेस कंप्लीट कर लेंगे। सो दे कंप्लीट 2 स्टेजेस एंड बिकम 3rd स्टेज वॉर्म। समझ में? तो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बना था वो था फर्स्ट स्टेज वाला ह्यूमन बीइंग के अंदर बना था। ब्लड के साथ साथ वो मॉस्किटो के अंदर गया, मॉस्किटो के अंदर वो 2 स्टेजेस कंप्लीट करा और बन गया 3rd स्टेज वाला वॉर्म। अब ये 3rd स्टेज वाला वॉर्म मॉस्किटो के मुंह से निकलकर ह्यूमन बीइंग के स्किन के अंदर चले जाएगा जब कभी ये क्यूलेक्स मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को काटेगा। तो ये मॉस्किटो से 3rd स्टेज वाला वॉर्म ह्यूमन बीइंग के अंदर आएगा एंड इन अबाउट 1 ईयर 3rd स्टेज वॉर्म
कंप्लीट 2 मोर स्टेजेस एंड बिकम एडल्ट। तो फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जब ये 3rd स्टेज वाला वर्म मच्छर काटने से आ जाएगा तो वो ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 स्टेजेस और कंप्लीट करेगा, और ये 2 स्टेजेस कंप्लीट करने को उसको 1 साल तकरीबन लग जाएगा, 8 से 16 महीने का टाइम, तो ऑन एन एवरेज 1 ईयर बोला है। तो इन दिस पीरियड दे विल कंप्लीट 2 मोर स्टेजेस एंड बिकम एडल्ट। तो एडल्ट होने को ये पूरा 1 साल तकरीबन 8 से 16 महीने का गैप लेगा, और ये एडल्ट होने के बाद ह्यूमन बीइंग के जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अंदर ये जमा हो रहे हैं वहाँ जमा होकर वो उसको स्वेलिंग कर देंगे, यानी कि सूज आ जाएंगे। सो दे कॉजेस परमानेंट स्वेलिंग ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट्स। तो जो पार्ट में ये जमा हो रहे हैं वहाँ पर परमानेंट स्वेलिंग आ जाएंगी, फूल जाएंगे। अब वो पार्ट्स कौन से हैं? लाइक लेग्स के अंदर जमा हो सकते हैं, आर्म्स के अंदर जमा हो सकते हैं, वॉल्वा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वॉल्वा उसके अंदर जमा हो सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट के अंदर जमा हो सकते हैं, एंड स्क्रोटम जो टेस्टिस की कवरिंग होती है। तो ये जनरली ये पार्ट्स है जिसके अंदर ये वॉर्म्स जमा हो जाते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और फिर वो पार्ट सूज जाता है जिसको अपन एलिफेंटाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, जिसके लिए दोनों होस्ट ज़रूरी है, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर पहले 2 स्टेज होंगे और ह्यूमन बीइंग के अंदर बाद के 2 स्टेज होंगे। तो इन दिस वे द लाइफ साइकिल ऑफ वोस्टेरिचियाई बैंकोफ्टी विल रिक्वायर 2 होस्ट, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज मॉस्किटो। ये क्लिप से आप लोग समझ सकते हैं कि ये पैथोजन किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल दोनों होस्ट ह्यूमन बीइंग और मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि ये फ्लेरेसिस है बोल के इसका डायग्नोसिस कैसे करें, और फिर पता लग गया तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो यूज़ ऑफ डाइथील कार्बामेजीन सिट्रेट twice a day for 3 weeks and thereafter for 5 days every 6 month is effective against filariasis worm। तो जब पता लग जाए कि फिलेरियासिस हो गया है, कोई पार्ट के बॉडी के पार्ट के अंदर सूजन आ गई है, तो फिर अपने को पता लग जाएगा कि ये पेशेंट को एलिफेंटाइसिस हुआ है। तो फिर ये पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए एक ड्रग है जिसका नाम है डाइथील कार्बामेजीन सिट्रेट। तो ये डाइथील कार्बामेजीन सिट्रेट की टैबलेट दिन में 2 बार ट्वाइस ए डे देना पड़ेगा। कितने बार? फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते तक अपन उसको दिन में 2 बार देंगे। उसके बाद देर आफ्टर फॉर 5 डेज, यानी कि 5 दिन देंगे सिर्फ महीने में, और ऐसे 6 महीने उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, मतलब हर महीने 5 दिन, ऐसा करके उसका टोटल ट्रीटमेंट होगा। और लास्ट है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि ये हो ही ना, कि फ्लेरेसिस ना हो, इसके लिए अपन क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। सो अवॉइड मॉस्किटो बाइट, क्योंकि अपन ने देखा है कि ये फैलाने वाले मॉस्किटो ही है। तो मॉस्किटो अगर नहीं हुए, मच्छर नहीं काटे, तो अपने को फ्लेरेसिस भी नहीं होगा। सो अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। जो मलेरिया में अपन ने किया था कि मॉस्किटो नेट यूज़ किया था, इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज़ किया था, जिसके कारण मच्छर काटने से अपन बच सके थे। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज इज़ एसेंशियल फॉर कंट्रोल ऑफ फिलेरियासिस, कि मच्छर अपने एरिया से निकाल देना चाहिए, जिसकी क्योंकि यही फ्लेरेसिस करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर द ऑल अबाउट फ्लेरियासिस। ठीक है, तो अगला डिसीज़ हम देखेंगे टाइफाइड। नेक्स्ट डिसीज़ इज़ टाइफाइड। टाइफाइड तो जनरली अपन देखते हैं जिसमें बुखार वगैरह ज़्यादा आती है, खाना नहीं चलता है, उस बीमारी के बारे में अपन देखेंगे। सो टाइफाइड इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, के इसमें इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है। टाइफाइड में इंटेस्टाइन में लगन होती है बैक्टीरिया की। सो इट इज़ कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी, कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। इट इज़ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया फाउंड इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, के ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम सल्मोनेला टाइफी है, और ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, कि जिस किसी को टाइफाइड हो जाएगा उसके इंटेस्टाइन में अपने को ये सल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म देखने मिलेगा, बैक्टीरिया। सो पैथोजेनिसिटी इज़ ड्यू टू ओ एंटीजन, कि इसका जो पैथोजेनिसिटी यानी कि डिसीज़ करने की जो इसमें क्षमता है, ये होता है बिकॉज ऑफ ओ एंटीजन। इसके अंदर जो एंटीजन है उसको बोलते हैं ओ एंटीजन, ए लिपोपॉलीसैकेराइड, जो कि एक लिपोपॉलीसैकेराइड है जिसको शॉर्ट में अपन LPS कहते हैं। तो प्रेजेंट ऑन सरफेस कोट, ये
सरफेस कोट जो बैक्टीरिया है उसके सरफेस कोट पे ये एंटीजन रहता है। सो फ्लैजिला कंटेन्स H एंटीजन और इसके फ्लैजिला के अंदर H एंटीजन होता है। तो ये एंटीजन्स के ऊपर है, O एंटीजन और H एंटीजन, ये दोनों भी सल्मोनेला टाइफी के ऊपर होता है, जिसके कारण ये एंटीजन के कारण अपने को टाइफाइड होता है और ये दोनों एंटीजन सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये है सल्मोनेला टाइफी जिसके कारण टाइफाइड होता है। तो ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के जो सेल है इसके ऊपर फ्लैजिला भी लगे। देखो O एंटीजन सोमेटिक यानी कि बॉडी के ऊपर जो है उसके O एंटीजन और सेल वॉल एंटीजन, सेल वॉल के अंदर रहता है वो एंटीजन, और दूसरा एंटीजन था H एंटीजन जो कि उसके फ्लैजिला के ऊपर रहेगा, H एंटीजन। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स। सो प्रोलॉन्ग फीवर एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ज़्यादा बुखार रहेगा, 104 डिग्री बुखार रहेगा, वो भी ज़्यादा दिन के लिए, प्रोलॉन्ग यानी कि ज़्यादा समय के लिए। नेक्स्ट है जनरल नोसिया, फटीग, हेडेक के जनरल नोसिया के मड़मड़ रहेगा, मतली रहेगा, थकान रहेगी, फटीग और सर दर्द रहेगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कि पेट में दर्द रहेगा, लेकिन इसमें दो बात हो सकती है कि पेट में दर्द रह के कॉन्स्टिपेशन यानी कि संडास नहीं भी आ सकती कोई पेशेंट को, और कोई पेशेंट को पेट में दर्द रह के संडास भी आ सकती है। तो इसमें संडास आ भी सकती है डायरिया, या कॉन्स्टिपेशन यानी कि संडास नहीं भी आ सकती, लेकिन पेशेंट को पेट में दर्द जरूर रहेगा, बुखार रहेगा और पेट में दर्द रहेगा। नेक्स्ट है रोज कलर्ड रैशेस ऑन स्किन, कि गुलाबी रंग के स्किन के ऊपर चट्टे पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रैशेस। वाइट कोट ऑन टंग, कफ, जबान सफ़ेद कलर की हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर सफ़ेद कलर का कोट मटेरियल जमा हो जाएगा, म्यूकस मटेरियल जमा हो जाएगा जबान के ऊपर वाइट कलर का, और पेशेंट को थोड़ी खांसी भी रह सकती है। एनोरेक्सिया, दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, जिसके कारण पेशेंट का फिर वजन कम होता जाएगा। सो इफ़ नॉट ट्रीटेड, ब्रीथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट एंड हीमोरेज, तो अगर टाइफाइड का इलाज नहीं किया जल्दी तो फिर उसमें बढ़ के वो सीवियर केस में जाएगा, और सीवियर केस में पेशेंट को ब्रीथलेसनेस, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, इरेगुलर हार्ट बीट, उसके हार्ट बीट कम ज़्यादा होंगे, और हीमोरेज होगा कि ब्लड लॉस। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये टाइफाइड फैलता कैसे है। सो इट इज़ ए फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज, तो ये खाने से और पानी से जाता है बैक्टीरिया अपने अंदर। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस फीडिंग ऑन फीकल मैटर मे ट्रांसफ़र द बैक्टीरिया टू फूड मटेरियल, तो ये जनरली बैक्टीरिया अपने को हाउस फ्लाई मक्खी से और कॉकरोचेस से, जो कि गंदगी पे खाते हैं, वो आकर फिर अपने फूड पे अगर बैठ जाते हैं, जैसे मक्खी पहले जाके गंदगी पे बैठी वहाँ पे, और फिर वहाँ से ये बैक्टीरिया लाके अपने कोई फूड आइटम खुला है उसके ऊपर मक्खी बैठी, तो वो मक्खी के साथ वो बैक्टीरिया भी वहाँ से आकर अपने फूड आइटम पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ से वो आइटम अपन अगर खा लिए तो वो फूड के ज़रिए अपने को ये बैक्टीरिया अपने शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट है पूर हाइजीनिक हैबिट एंड पूर सैनिटेशन कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ टाइफाइड, कि साफ़ सुथरा नहीं रहे और खाना भी साफ़ सुथरा नहीं रखा और अपना परिसर भी, आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी साफ़ नहीं रहा, तो उससे भी अपने को टाइफाइड हो सकता है। अभी नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि टाइफाइड है बोल के निदान कैसे करें, टेस्ट कैसा करें, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सो डायग्नोसिस इज़ डन बाय ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से पता लगता है कि टाइफाइड है कि नहीं, और वो ब्लड टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट। सो वाइडल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, तो टाइफाइड देखने के लिए अपने को ब्लड टेस्ट लेना पड़ता है, और वो ब्लड टेस्ट को बोलते हैं वाइडल टेस्ट। सो ट्रीटमेंट, अब इसके बाद ट्रीटमेंट, कि जब पता लग गया कि सल्मोनेला टाइफी है, ये ब्लड लेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उसके अंदर सल्मोनेला टाइफी है कि नहीं देखेंगे। अगर सल्मोनेला टाइफी मिल जाता है तो फिर वो वाइडल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर सल्मोनेला टाइफी नहीं मिलता है तो वो वाइडल टेस्ट निगेटिव आएगा। तो अगर कोई पेशेंट का सल्मोनेला टाइफी टेस्ट दैट इज़ वाइडल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसको क्या ट्रीटमेंट करें। सो द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन सीवियर केसेस, कि अगर टाइफाइड ज़्यादा हो गया तो गॉल ब्लैडर पेशेंट का ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ता है, ये बहुत सीवियर केस की बात है। लेकिन जनरली टाइफाइड अगर थोड़ा है तो उसमें एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटीन ये देकर अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट है फॉर प्रिवेंशन, कि ये टाइफाइड ना हो बोल के प्रिवेंशन क्या लें अपन। सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड WHO रिकमेंडेड 2 वैक्सीन्स एज ओरल, दैट इज TY21A वैक्सीन
और इंजेक्टेबल वैक्सीन दैट इज टाइफॉइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन सोल्ड एज टाइफिम V1 एंड टाइफिरिक्स। तो ये दो वैक्सीन, दो टाइप के वैक्सीन है। एक तो पहले प्रिवेंशन कि अगर टाइफाइड ना हो बोल के टीकाकरण जो बने हैं, दो टीका WHO ने रिकमेंड किया है। एक टैबलेट के रूप में ओरल, मतलब मुंह से ले सकते हैं, ओरल ड्रग के हिसाब से कि मुंह से लेने वाला वैक्सीन है, उसका नाम है TY21A। और दूसरे इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन से देने वाला, वो इंजेक्टेबल जो वैक्सीन है उसका नाम जो बाज़ार में मिलता है, सोल्ड एज, जो बाज़ार में मिलता है वो दो नाम से मिलता है, एक है टाइफिम 6 एंड टाइफेरिक्स। तो ये दो टीका है जिसको लगाकर अपन टाइफाइड से बच सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइफाइड।